था। यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो वजूद है बस प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों ने इसको देख रखा है। ये बात मैं आपको बहुत गहराई से समझा रहा हूँ। तो ज़्यादा इस कंपनी के अंदर दिल नहीं लगी। हर एक शेयर मल्टीबैगर नहीं बनेगा। किसी भी शेयर के प्रति अपनी नज़र ऐसे मत रखो कि वो शेयर मल्टीबैगर बन जाएगा। जो शेयर अपनी पिक्चर हर 2 साल 1 साल में दोहराता है, यानी उसी दौरान वो शेयर 3 से 4 साल के अंदर फिर उसी रेट पर मिल रहा हो, तो इस दौरान आपको किस लोगों ने रिटर्न कमाते हुए दिखाई दिए हैं, पहले आप ये समझो। जिन्होंने नीचे खरीदा ऊपर बेचा। शक ऐसा है जो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क, तो हमेशा अगर प्रॉफिट के लिए वर्क करोगे तो फिर आपका उतार चढ़ाव में तो मज़ा ही आने वाला है। ऐसा तो कभी होने का ही नहीं कि जो शेयर 1 रुपये से चला वो चलता ही जा रहा है जी, ये जिसे हम मल्टीबैगर शेयर समझ रहे हैं। तो सर मेरी जो अलग एनालाइज है, अगर वो आपको अच्छी लग रही है ठीक है, नहीं लग रही तो ज़रूरी नहीं कि हम जो मेरे दिमाग में आ रही वो आपको अच्छी लग रही होगी। मैं तो बीते चार्ट देख रहा हूँ इसके, क्योंकि को इस चैनल पर नहीं और मोटिवेशनल चीज़ें नहीं खोज पा रहा है, और वो खोज क्या रहा है, आप इस सरकार को आने नहीं दोगे। ये कैसा कमेंट है, पहले आप। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे बंधन बैंक की और बात करेंगे स्पाइसजेट की। सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब कहते हो सर निगेटिव कमेंट का जवाब मत दिया करो, पर कुछ लोग कमेंट ही इस तरीके के कर देते हैं, तो मुझे वो लाजमी उनको बताना तो पड़ेगा ना सर। अभी मैंने कुछ दिनों से निगेटिव कमेंट को नहीं लिया था, पर आज का टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल मैंने आपको बजट, जो पूर्ण बजट है उसकी तैयारी, पहले वाली न्यूज़ बताई। क्या इसके अंदर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ या सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ? मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं कि मैं चुनावी चीज़ों को समझाऊँ, उसके अंदर किसी भी पार्टी के बारे में मैं आपको विस्तार में समझाऊँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। पर एक बंदा आया, वो कहता है कि आप ना इस सरकार को आने नहीं दोगे। ये कैसा कमेंट है भाई? इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो व्यक्ति शेयर की नॉलेज, न्यूज़ और साइकोलॉजी को इस चैनल पर नहीं और मोटिवेशनल चीज़ें नहीं खोज पा रहा है, और वो खोज क्या रहा है, आप इस सरकार को आने नहीं दोगे। ये कैसा कमेंट है, पहले आप ये सोचो। कोई कमेंट है सर लाजमी है, आप ये सोच सकते हो कि कोई ऐसा भी लिख सकता है। तो आपके कमेंट ही आपके विस्तार की चीज़ें बता देती हैं कि आपके अंदर कितनी बुद्धि है, और उस बुद्धि का यूज करके किस तरीके से कुछ लोग ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, और वो कमेंट करोगे तो सर मुझे लाजमी बताना पड़ेगा। तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ भाई साहब, आप एक काम करो, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, उसका झंडा उठाओ और निकल जाओ। यहाँ पर किसी भी पार्टी की चीज़ें नहीं होती, हम तो हर एक चीज़ को सही मानते हैं। जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। तो बजट जो पूर्ण चीज़ें आई थी वो बता दी। अभी जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, आचार संहिता चीज़ें हो चुकी हैं, और आपको देखने को मिला है कि चुनाव की डेट भी आ गई है, और करीब 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होने वाले हैं, जो 7 चरणों में होंगे, और 4 जून को परिणाम भी आपके सामने आ जाएंगे। तो यानी कि 19 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है, और देखा जाए तो कम से कम 1 महीना बचा है। तो यहाँ पर अब आप अपने को ये दिखाना है कि ये समझाना है कि आगे अब चुनाव होने वाला है, उससे सरकार आती है या बदलती है, जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार आपका आगे का निवेश होना चाहिए। और उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप वाली चीज़ें, उसने कुछ गिरावट की हैं, आगे भी उसकी दिशा हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल भी आगाह कर रहे हैं कि थोड़ा सा अभी इस मार्केट में हमें मिलकर रहना पड़ेगा। तो चुनाव की भी डेट आपके पास आ चुकी है। और क्या मकसद है, अगर आपको बहुत ज़रूरी लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें लॉन्ग के लिए ख़रीदनी है, तो फिर ये तो समय है सर, अब तो समय है, क्योंकि अच्छे शेयरों का अगर आप चयन करते हैं तो समय तो चल ही रहा है कि थोड़े थोड़े करके ही अपनी चीज़ों को सुधार किया जाए, यानी कि सिप लगाकर किसी अच्छे शेयरों को अपनी झोली पर रखा जाए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हर एक शेयर मल्टीबैगर नहीं बनेगा। किसी भी शेयर के प्रति अपनी नज़र ऐसे मत रखो कि वो शेयर मल्टीबैगर बन जाएगा।
जो शेयर अपनी पिक्चर हर 2 साल 1 साल में दोहराता है, यानी जिस प्राइस से उठता है उसी प्राइस में घूमकर वो 2-3 साल बाद आ जाए, तो उसे मल्टी बैगर शेयर कभी ना समझना आप। मैं आपको बता दूं, जो मल्टी बैगर शेयर वो बनता है जो अपने ऊंचाई से 10-20% गिरे, फिर 30-40% उठे, फिर 10-20% गिरे, वो शेयर लाजमी आपको मल्टी बैगर शेयर बनकर दिखा देंगे। पर उस शेयर के ऊपर अपनी नज़र सिर्फ कमाने की रखना कि भाई मैंने किसी शेयर को लिया, उसमें मुझे आगे प्रॉफिट आ रहा है, और वो अपनी पिक्चर, पहले देखो पिक्चर कैसे समझी जाती है, वो चार्ट के अनुसार ही तो समझी जाएगी कि कोई शेयर अगर 2020 में 184 रुपये करीब का हो और वो 2024 में उसी वक्त वो शेयर, यानी उसी दौरान वो शेयर 3 से 4 साल के अंदर फिर उसी रेट पर मिल रहा हो, तो इस दौरान आपको किस लोगों ने रिटर्न कमाते हुए दिखाई दिए हैं, पहले आप ये समझो। जिन्होंने नीचे खरीदा ऊपर बेचा, या फिर इसकी चाल के अनुसार वो अपनी सेलिंग और अपनी बाइंग करते गए, तो ये आपको समझना है। और हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं वो शेयर हमारे पास है और वो अभी हाई में है, वहाँ से उसे और 3 गुना देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि वो नीचे से कहाँ उठा है और फिर वो अपनी पिक्चर दोहरा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बंधन बैंक की। देखो सर, अगर मैं इसकी चीज़ों को समझे तो लाजमी बैंक अच्छी सेल्स, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, ये एक बढ़िया इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, ये भी आपको समझना है। दिसंबर 2022 में अगर हम बंधन बैंक की सेल्स देखें तो वो करीब थी 3,808 करोड़ की बंधन बैंक की सेल्स थी, जो 2022 में थी दिसंबर में, और 291 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था। फिर वहीं दिसंबर 2023 जो अभी गया, उस वक्त कंपनी ने जो अपनी सेल्स की थी वो करीब 4,665 करोड़ की, यानी कि साल दर साल 3800 से 4,665 पर लिया है। और जो अपना 291 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, उसे बढ़ाकर इन्होंने 733 करोड़ का प्रॉफिट किया था, है ना। तो यहाँ से आपको लग रहा है साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ा दिया है। तो कंपनी लाजमी होल्ड करने वाली है। पर देखने को अगर आप इसके पुराने चार्ट देखें, वैसे तो शेयर ये सर 600 का भी आपको लेवल 2019 में दिखा चुका है, फिर भी अगर हम इसकी 3 अप्रैल 2020 को शेयर जो था सर बंधन बैंक का 181 रुपये का था, 3 अप्रैल 2020 को, है ना, ये चीज़ थी। और उसके बाद ये शेयर आपको ऊपर जाता जाता इसने 419 के लेवल 2021 में आपको दिखा दिए, है ना। जनवरी तक इसने आपको 419 के लेवल दिखा दिए, यानी कि 181 से ये धीरे धीरे करके शेयर आज आपको उसी लेवल पर मिल रहा है, यानी कि 184 रुपये करीब का। इससे पहले भी इसने 174 के भी लो दिखा दिए थे, यानी कि जो बीते 2020 के बाद, यानी 3 साल बाद कंपनी के शेयर ने वही लेवल आपको दिखा दी जो 3 साल पहले था। यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो वजूद है, बस प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों ने इसको देख रखा है। ये बात मैं आपको बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, तो ज़्यादा इस कंपनी के अंदर दिल नहीं लगाना। देखो सर, अभी ये लो पर चल रहा है अपने, हो सकता है ये अपनी कहानी को फिर दोबारे से 300 पर ले जाए, 200 पर ले जाए, फिर धीरे धीरे करते करते ऊपर की तरफ ले जाए। लेकिन बीते 4 साल की अगर इसके हम डाटा देखें तो उस अनुसार तो इसने वही लेवल छूने के बाद फिर उसी लेवल पर ये आपको आज मिला, यानी कि ये वो शेयर नहीं है जिसे हम मल्टी बैगर शेयर समझ रहे हैं। तो सर मेरी जो अलग एनालाइज है, अगर वो आपको अच्छी लग रही है ठीक है, नहीं लग रही तो ज़रूरी नहीं कि हम जो मेरे दिमाग में आ रही वो आपको अच्छी लग रही होगी। मैं तो बीते चार्ट देख रहा हूँ इसके, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर कह रहे हैं सर मुझे इसके बारे में बताओ। देखो सर, कंपनी की मैंने आपको बता दी सेल्स और प्रॉफिट, हमें तो सिर्फ यही देखना चाहिए, कंपनी वो है बेस्ट। घुमा फिराकर जो चीज़ें हो जाती हैं वापसी की तरफ, वहाँ पर फिर हम कुछ ठगे से महसूस नहीं करते कि हमने किसी शेयर को 181 में ले रखा था और 2-3 साल बाद वो 400 तक भी गया, हमने वहाँ पर भी उसे सेल किया, यानी प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसलिए कहता हूँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमें, देखो सर हर शेयर से अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेंगे तो किसी से 20 ले लिया, किसी से 30 ले लिया, तो उन्हीं से शेयरों से उन्हीं पैसों से कोई और शेयर खरीद लो। फिर क्या होगा जब ये दोबारा से आपको 184 में फिर से मिल रहा है, तो वहाँ पर तो हमारा समय भी चला गया ना। हमने तो होल्ड कर लिया, लेकिन मज़े तो कोई और लेके चलेगी इसके अंदर। रिजर्व कंपनी के पास जो है वो करीब 17,973 करोड़ का रिजर्व, और इसके अंदर उधार जो है
बैंक में वो करीब 1,32,780 करोड़ का इनके ऊपर अभी उधार है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ये भी आपको लग रही हैं कि भाई ये शेयर प्राइस इसलिए ऊपर नीचे नहीं होता। बैड लोन यानी एनपीए जो बैंक में है वो भी आपको समझना है। दिसंबर 2023 तक का जो इनका एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर ये अपने 776 करोड़ के एनपीए को इनको एक बोली प्राप्त हुई है। 776 करोड़ के जो इनका बैड लोन है कोई एक कंपनी ले रही, जिस तरीके से यस बैंक ने अपनी जेसी फ्लावर को दिया था, तो उसकी बोली उसने लगाई है 280 करोड़ रुपए। तो ऐसे एनबीएफसी बैंक हो गया, बैंक हो गए, उनके अंदर आपको बैड लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए दिखने को मिलता है कि ये जो बैंक ही लोन देकर कमाता है, और ये तो है नहीं कि सारा का सारा लोन दिया वो अच्छी जगह भी जाएगा, फंस भी जाता है। तो वो भी एक न्यूज़ इसके साथ जुड़ी पड़ी है। अभी हाल ही के दिनों में आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ निर्देशों का पालन ना करने पर भी जुर्माना लगाया, जो करीब 29.55 लाख रुपए का है। ये अभी 1-2 दिन की न्यूज़ है जो आरबीआई ने कुछ निर्देशों का ना पालन करने के लिए लगाया। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, प्राइवेट बैंकों के ऊपर या एनबीएफसी बैंकों के ऊपर थोड़ी सी हमें चीज़ों को और वेट करने का समय देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आरबीआई ने जिस तरीके से पेटीएम, जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल वाली चीज़ें आपने बीते दिनों देखी है, तो कहीं ना कहीं कुछ निर्देशों की चीज़ों के साथ तो ये भी आपको कुछ पेनल्टी देखने को मिला है। अब मैं इस शेयर को बिल्कुल बेकार नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो ये लो में चल रहा है, और अभी कुछ अच्छा हुआ तो ये आपको 200 से ऊपर भी जाकर दिखा सकता है। तो क्या ऐसा इसके अंदर स्टॉप लॉस रखें जहाँ से इसकी चीज़ों को हम समझें ना। 170 का देख के चलो, 174 तो उसने अभी दिखाई दिया ना, तो 170 देख के चलो। 170 से जब ऊपर चलता रहेगा तो ठीक है भाई, फिर वो चीज़ें समझनी है। तो ये इतिहास दोहराता है ये वाला शेयर जो मैंने आपको बताया, तो उस चीज़ को आपको समझना। तो यहाँ प्रॉफिट चीज़ों की भी आपकी मकसद आनी चाहिए कि कौन कौन निवेशक ऐसा है जो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क। देखो हमेशा अगर प्रॉफिट के लिए वर्क करोगे तो फिर आपका उतार चढ़ाव में तो मज़ा ही आने वाला है। ऐसा तो कभी होने का ही नहीं कि जो शेयर 1 रुपये से चला वो चलता ही जा रहा है जी। सब तो एमआरएफ शेयर बनने ही नहीं। कुछ शेयरों में कमाना भी है, कुछ शेयरों को कोई ऊपर लेके जाता है, उसे कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ेगी, वो बेचेगा भी, वो फिर नीचे की तरफ आते हैं शेयर। यही चीज़ें होती है। प्रमोटर भी देख लेंगे, अगर प्रमोटर इसके अंदर देखें तो करीब 39.98% के इसके अंदर प्रमोटर है। एफआईज इसमें करीब 34.75% की है। डीआईज इसके अंदर करीब 14.79% के जो कम हुए हैं। डीआईज अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, एफआईज बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक इसके अंदर है करीब 10.42% जो बढ़ी है। पब्लिक क्यों बढ़ती है? क्योंकि पब्लिक भी स्मार्ट हो गई है, वो चार्ट देखती है कि भाई इसका लो और हाई क्या था, तो वो चीज़ों को देखकर पब्लिक अट्रैक्शन हो जाती है, भाई यहीं से उछाल आ जाए, और फिर कुछ ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां आपको बल मिल जाएगा। तो जब कोई शेयर अपने लो पर चले, अगर वहाँ काम करना है तो वहाँ तो स्टॉप लॉस लगा काम करना चाहिए। वैसे सेल्स के हिसाब, प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी मुझे बेस्ट लग रही है, तो दूर तक के थोड़े दिनों तक तो बना जाना इसके अंदर बनता है। तो एक साल में अगर कंपनी का हम शेयर देखें तो 272 का तो हाई और 173 का इसने एक साल के अंदर लो दिखा दिया है। तो अभी फ़िलहाल लो पे चल रही है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो भाई बैंक में कोई भी ख़राबी नहीं है, बस सिर्फ उसके कि शेयर प्राइस कभी भी नीचे और कभी भी ऊपर जाता है। तो मल्टीबैगर वाले शेयरों में इस बैंक की तरफ अपनी दृष्टि को मत देखना। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहां पर हर एक शेयर को जो उसमें वर्क कर रहा है उसे मल्टीबैगर नहीं समझना चाहिए। मल्टीबैगर शेयर उनमें से वही बनता है जो पहले टॉप पर बैठे हैं ना, पहले जो टॉप पर बैंक हैं और ऊपर जाके बन जाएंगे वो। पर जो इस लेवल पर है, जो अपनी इतिहास को दोबारा दोहराता है, वो उसे बनने में मुश्किल हो जाएगी। तो उन चीज़ों के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं। देखो सर, स्पाइस जेट के बारे में कल मैंने आपको बताया कि 10 विमानों को इन्होंने अपने बेड़े में शामिल करने के लिए, पट्टे में लेने के लिए योजना बनाए रहे हैं, ये आपको पता है। स्पाइस जेट जो एक कंपनी है, दूर की दृष्टि से ये हम कंपनी को अच्छा समझ सकते हैं क्योंकि ये अपनी वैल्यूबल चीज़ें हमें बताती जा रही है। स्पाइस जेट के अंदर एक और टर्निंग पॉइंट आएगा, वो आएगा जब ये अपनी कंपनी को एनएससी में लिस्टेड करेंगे। अभी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ही है ना। जब एनएससी में लिस्ट होगा
तो तब वहाँ पर ये और अच्छी मजबूती की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। ये बात कंपनी की तरफ से आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है, पहले होगा कब ये हमें पता नहीं है, तो हम वेट करेंगे। कल 10 विमानों को इन्होंने ऐड करने की चीज़ें बताई थी, लेकिन उसके बाद ही एक न्यूज़ और थी, लेकिन वो मैंने कवर नहीं की थी, वो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि जिस वजह से किसी भी कंपनी का राजस्व इंक्रीज़ होता है तो वो सेक्टर उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। पिछले साल अगर हम देखें कि हज की जो परिचालन है, हज के लिए जो ये यात्रा के लिए जो अपने विमानों को उड़ाता है, पिछले साल इसने 377 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल कर लिया था पिछले साल हज की चीज़ों के साथ। अब क्यों हज की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सर मैं आपको बताऊँ कि 2 बड़े चौड़े विमानों को ये अपने बेड़े में शामिल करने के लिए, लीज पर लेने के लिए इसने सारी योजनाएं बना ली है। जो A340 विमानों को ये लीज पर लेगा, जो इतना चौड़ा है कि उसके अंदर प्रत्येक विमान में, यानी कि एक विमान में जो ये 2 विमानों को लेगा, जो चौड़ा है, बड़ा है, उसके अंदर 324 यात्री आ सकते हैं एक विमान में, है ना। तो इसी तरीके से दोनों विमान में 324 यात्री आएंगे और वो हज की यात्रा के लिए है। और ये यात्रा जो संचालित करेगा ये श्रीनगर और गुवाहाटी से चीज़ों के साथ करेगा। हज संचालन का पहला चरण 9 मई से मदीना से शुरू होने वाला है। ये भी इसके लिए गुड न्यूज़ हो गई है, जिस वजह से इसने 377 करोड़ का राजस्व पहले जुटाया था। अभी 7 शहरों से ये इस तरीके की यात्रा भी शुरू करने की योजनाओं में लगा है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक तो श्रीनगर, दूसरा गया, तीसरा आपको मिलेगा गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, औरंगाबाद और विजयवाड़ा से शुरू होने वाली इसकी इस तरीके की भी उड़ानें होगी। तो यहाँ पर स्पाइसजेट अपनी बेड़े में हज वाली यात्रा को भी जोड़ने के लिए और अच्छा करने के लिए 2 बड़े विमानों को अपने साथ जोड़ने वाला है, और उसके लिए इसने काम पूरा कर लिया है। तो इस शेयर को हम एक तो NSE में जैसे लिस्ट होने की चीज़ें हमें बाद में आएगी उसके लिए, और जिस तरीके से ये वर्क करता जा रहा है, तो सर ये होल्ड करने वाला शेयर है। हाल ही के दिनों फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी शेयरों में अच्छी न्यूज़ आए तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको हमें ख़रीदना है। क्या होता है उसके अंदर हम मजबूत हो रहे हैं। अब हज के लिए मैंने आपको 377 करोड़ का राजस्व इसे दिखाया, पर हमें ये समझना है ये सारी चीज़ें जो इसने बताई है 9 मई से भी स्टार्ट होने वाली है, पर ये आगे के लिए है। तो इसलिए हर एक गुड न्यूज़ को हाल ही की गुड न्यूज़ के साथ खरीदारी करने मत लग जाए। और ये आपको बता दूं, अभी तक इन्होंने दिसंबर 2023 का यानी Q3 का रिजल्ट भी प्रस्तुत नहीं किया, तो अभी ये भी इसका एक निगेटिव पॉइंट है। दूसरा, इसने साल दर साल अपनी सेल्स को घटा दिया है। करीब 449 करोड़ रुपए का इसने लॉस, अभी लॉस कर रही है कंपनी ना, बीच में एक बार प्रॉफिट कर दिया था इसने 1-2 बार। तो आपको समझना है कि जो ये अपनी मंशा 10 विमानों की बता रहा है, दूसरा अपनी ये 2 विमानों की इसने और बता दी है, तो यहाँ से ये शेयरों के अंदर अच्छी चीज़ों के साथ होल्ड वाली स्थितियाँ आगे तक बन सकती है ना। तो दूर का शेयर ये बनता जा रहा है। अब बात करेंगे सर यस बैंक की। तो सर यस बैंक की बात करना लाजमी है, क्योंकि 51% की जो हिस्सेदारी वाली चीज़ें आ रही हैं, इसे देखते हुए हम और आप बहुत ज़्यादा रौनकें बहारें अपने दिल के अंदर ला रहे हैं। पर एक न्यूज़ के अंदर था कि इसकी पुष्टि नहीं है। दूसरा, अगर ऋणदाता जो इसके अंदर हैं यानी DIs, उनसे कुछ चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से जो ऋणदाता हैं इसके, उसने मना कर दिया है। जहां 51% की हिस्सेदारी बेचने से 9 अरब डॉलर के साथ लक्ष्य के साथ ये अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो समझो, इसके अंदर प्रमोटर तो है ही नहीं। FIs ने संभाला है, DIs ने संभाला है और पब्लिक ने संभाला है। तीनों मिलाकर ये करीब 100% की हो रही है। तो यस बैंक अपनी 51% की हिस्सेदारी किस तरीके से सेल करेगा, पहले हम ये समझेंगे। हो सकता है उसमें से DIs जो हैं वो अपनी चीज़ों को सेल्स करें, पर वो तब भी 51% नहीं बैठती। अगर हम देखें तो DIs इसके अंदर है वो करीब 40.98% है। पब्लिक इसके अंदर जो है वो करीब 34.21% है। FIs इसके अंदर है वो करीब 23.79% है। तो ये 51% की जो हिस्सेदारी चीज़ों के साथ आ रही है, तो ये आपको समझना है कि 9 अरब डॉलर के लक्ष्य के साथ ये चीज़ें करेंगे। पर ऋणदाता, अब सवाल ये उठा है कि भाई ये
बेचेगा कौन? तो ऋणदाता तो टिप्पणी करने से मना कर रहे हैं, CNBC आवाज़ ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दूसरा, इस न्यूज़ से अगर आप चकित हैं, खरीदने की चीज़ों के साथ हैं, तो ये बड़े एनालाइज करने वाले कह रहे हैं भाई अभी थोड़ा चार्ट जो है ना, इसका जो शेयर पैटर्न का चीज़ें हैं, चार्ट दिख रही है, तो वहाँ पर चार्ट में अभी कमज़ोर दिख रहा है। जो ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी के गणेश जी ने हमें एक अपनी एनालाइज करके बताया है, जिन्होंने कहा है कि भाई अभी चार्ट में ये कमज़ोर दिख रहा है। 18 रुपये का स्टॉप लॉस बता दिया उन्होंने, और 26 रुपये का उन्होंने इसके अंदर लक्ष्य भी बता दिया। अब इन दो लक्ष्यों को समझो कि 18 रुपये और 26 रुपये का जो चीज़ें बताई हैं, इससे आप क्या समझ रहे हो? दोनों तरफ बताने वाला सही है इसके अंदर। भाई अगर 18 रुपये ये शेयर गया, अगर ये शेयर 18 रुपये गया तो उनकी बात सही, अगर ये शेयर 26 गया तो उनकी बात सही। दूसरा, उन्होंने कहा कि शेयर पैटर्न में ये जो दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है, ये कमज़ोर दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से टारगेट में हम वर्क करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ संयम देना है और जल्दबाजी से शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा मत करना, और जिनके पास है वो होल्ड करने की स्थितियों के साथ देखें, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये 51% की हिस्सेदारी, इसकी चीज़ों को अच्छा होने देंगे, समझने की चीज़ों के साथ आगे आएंगे, और ये स्टॉप लॉस आ रहे हैं, इन चीज़ों को आप समझो। दूसरा, इसके अंदर एक्सिस बैंक और यस बैंक को पेटीएम का जो इकाई है 97 कम्युनिकेशन, उसकी UPI की जो चीज़ें हैं, पेमेंट की जो चीज़ें हैं, जो बातचीत चल रही थी, उसकी मंजूरी यस बैंक और एक्सिस को मिल गई है। तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट जुड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से UPI जो व्यापारी हैं इसके, वो अगर यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी के द्वारा इनके पास तो बेनिफिट होने वाला। तो ये गुड न्यूज़ इस बैंक के लिए हो सकती है, जहाँ पर पेटीएम की जो चीज़ें एक्सिस और यस बैंक के साथ चल रही थी, वहाँ पर यस बैंक और एक्सिस बैंक को उस चीज़ की मंजूरी मिल गई है। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर प्लस, है ना। तो सर मैं आपको फिर बताऊं कि न्यूज़ भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। न्यूज़ का वजूद जानना भी आपको अपने द्वारा आना चाहिए। हमें क्या पता कि कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, पर जितने भी लोग अपनी एनालाइज करते हैं, या वो टीवी में आकर बताते हैं या यूट्यूब में आकर बताते हैं, सबकी एनालाइज अलग अलग मिलेगी, किसी की भी एक जैसी एनालाइज नहीं होएगी। सब यही कहेंगे बाद में अपना दिमाग भी लगाएं। तो सब जब ये बोलते हैं कि बाद में अपना दिमाग भी लगाएं, तो आपको सिर्फ किसी की भी वीडियो समझनी है, उसे उतना नहीं समझना है कि उसके द्वारा वर्क करने शुरू हो जाओ। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी। कोई तरबूज को दिखाकर आपको लौकी बताए तो आपको खुद ही पता है भाई तरबूज है, तो कुआं सूखा और आपको बार बार कहता पानी निकाल ले, वो निकलने का ही नहीं। तो वो फैक्ट वाली चीज़ें आपको चीज़ों में दिखना आना चाहिए, है ना। कोई आपको छोटे से शेयर को कहे कि ये 25 पैसे का शेयर 25 रुपये जाएगा, तो विश्वास ही नहीं करना है उसके ऊपर। और कोई आपको ये कहे भाई 25 पैसे का शेयर है, थोड़ा संभल के रह लो, इतना ज़्यादा इस शेयर से दिल नहीं लगाना है जो शेयर 25 पैसे का है, तो आपको वो समझना है। ये नहीं समझना है कि 25 पैसे का शेयर है, टाटा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इसे शेयर को खरीद लो। जब टाटा मोटर्स में एक न्यूज़ निकलकर डीमर्जर वाली आई थी, तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था जब इसने के हाई मारे थे। मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था, मैंने कहा अभी इतनी जल्दबाजी इस चीज़ के अंदर नहीं रखनी है। इस काम को होने के लिए 12 से 15 महीने लग जाएंगे, यानी करीब 1.5 साल तक इन चीज़ों के साथ आपको आगे की तरफ देखना था, इन चीज़ों को ना 1 साल से ऊपर तक देखना था। तो फिर वो क्यों इतनी ज़्यादा अपने को उत्साह करते हैं, वो चीज़ें को हमें करना है कि भाई नहीं अब तो 1000 तक टाटा मोटर्स आ गया, इसे मैं 2000 देख लूँगा। भाई वो पहले ही इतने नीचे से ऊपर गया है, वहाँ सुस्ताने दो, कुछ वर्क होने दो, अपने रणनीतियों को अच्छा करने दो। तो उन चीज़ों को भी आपको समझना। तो इसलिए किसी भी शेयर के ऊपर कुछ अच्छी से अच्छी न्यूज़ आए, उसे सबसे पहले हल्के में लो, उसके वजूद को समझो। जैसे इन्फीबीम के वजूद मैंने आपको समझाया ना, तो इसी तरीके से यस बैंक की जो ये न्यूज़ आ रही है 51% वाली, इसे थोड़ा हल्के में लो, क्योंकि जब ऋणदाता ही कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम और आप क्या हैं। ऋणदाताओं ने इनके अंदर अपना स्टेक ले रखा है, जैसे SBI हो गया आपका, है ना, HDFC बैंक हो गया,
IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, इन बैंकों ने ही टिप्पणी करने से मना कर दिया है कि हमें नहीं पता भाई 51% की, हमें कुछ नहीं पता, अभी हो भी सकता है, बाद में नहीं भी हो सकता है। तो जब इस तरीके की न्यूज़ आपके सामने आए तो थोड़ा सा हल्के में लो, है ना। तो ये इसमें टारगेट भी 18 और 26 के आ रहे, ये भी समझो। और दूसरा पेटीएम की जो चीज़ें थी, जो बात हो रही थी, वो एक्सिस और यस बैंक को होगी, ये पॉजिटिव है। 51% वाली चीज़ों को पहले बहुत सारी चीज़ें आगे होंगी, पहले उसे अब समझना है। तो SpiceJet की रणनीतियाँ आगे के लिए बहुत उज्ज्वलता की ओर है, पर आगे के लिए जल्दबाजी इस शेयर में बिल्कुल भी अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी के कुछ मसले कोर्ट में चल रहे हैं और कई चीज़ों के साथ ये अभी भी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो वो आपको समझना है। दूसरा, बंधन बैंक अपनी 3 साल की प्रक्रिया को इसने फिर दोहराया है। जो 2020 में ये शेयर 181 रुपये करीब का था, उससे भी नीचे आकर इस बैंक ने दिखाया है। तो यहाँ से कुछ लोग अपना उछाल में प्रॉफिट कमाते हैं, तो यहाँ से बंधन बैंक आपको सिखा रहा है कि भाई प्रॉफिट भी लेते रहना चाहिए, नहीं तो 3 साल बाद वेट करके बाद फिर वहीं आ जाऊँगा मैं। अब ये ऐसा नहीं कि इसका सारा चीज़ें ख़राब हैं, पर मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना सर कि अच्छा बैंक है तब भी ऊपर नहीं बढ़ रहा है। बस जिनको ऊपर देखना है वो ऊपर देखेंगे, जिनको प्रॉफिट देखना है वो प्रॉफिट देखेंगे। हर एक शेयर में आप मल्टीबैगर नहीं समझ सकते। तो ये रूपरेखा आज बंधन बैंक में बहुत अच्छी वीडियो है, ये इसे थोड़ा सा प्यार से समझना। और चुनाव की तारीख आ गई है, 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मत कहना कि मैं किसी पार्टी के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, कमेंट भी थोड़ा सोच के करना चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। हर एक चीज़ को बड़े इत्मीनान से सुनो, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं जिस तरीके से आपके सामने बयां करता हूँ, बहुत राज होते हैं, पर उन राज को समझने के लिए शक्तियाँ उत्पन्न करनी पड़ती है। तो अपने को संयम दीजिए, अच्छे तरीके से वर्क कीजिए, अपनी एनालिसिस को सबसे आगे कीजिए और किसी की भी बातों में विश्वास ना कीजिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।